नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे एनसीईआरटी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों अपन ने भारत का सामान्य परिचय और चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक प्रदेश कर लिया। आज अपन करेंगे जलवायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, और यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेना। देख लीजिए, भारत की स्थिति एवं आकार, भारत का भौतिक स्वरूप हो गया। आज अपन जलवायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति करेंगे। बहुत सारे भाई बहन मेरे से पूछते हैं बुक कौन सी है, तो ये बुक है महेश कुमार वर्णवाल जी की बुक है दोस्तों। एनसीईआरटी सार संग्रह नाम से ये बुक आती है, ठीक है। और बुक सीरीज है 8, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। मुंबई में ठाणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि। अब देखिए दोस्तों, मुंबई में ठाणे की अपेक्षा अधिक वर्षा क्यों होती है। तो देखिए दोस्तों, मुंबई है वो पवना विमुखी है, पवना विमुखी है। देखिए दोस्तों, एक आपको चीज़ समझाता हूँ। ये जैसे कोई पहाड़ी है और इस पहाड़ी से मानसूनी हवाएं आकर टकराएगी। तो दोस्तों, ये जो इधर वाला जो क्षेत्र है इस पहाड़ी का, ये पवना विमुखी है और इधर वाला पवना विभूमुखी है, पवना विमुखी है, ठीक है। इधर वाला क्या है, पवना विमुखी है, इधर वाला पवना विमुखी है। तो पवना विमुखी है ये क्षेत्र, ये मुंबई वाला पवना विमुखी क्षेत्र है। और यहाँ पर दोस्तों ऐसे हवाएं चढ़ेगी तो ऊपर उठ करके हवाएं क्या होगी, बहुत ज़्यादा वर्षा करेगी, तो ये यही वर्षा कर देगी। पहाड़ी के ऊपर होकर इधर जाएगी दोस्तों पवन विमुखी ढाल की तरफ, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें नमी की मात्रा नहीं रहेगी हवा में और यहाँ पर वर्षा नहीं करेगी। तो ये सिस्टम में दोस्तों मुंबई है ये पवना विमुखी क्षेत्र में है, और जो ठाणे है वो पवना विमुखी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस कारण मुंबई में अधिक वर्षा होती है। अगर आप पढ़ना चाहें तो दोस्तों आप पढ़ सकते हो। ये वृष्टि छाया प्रदेश वगैरह पूरा समझाया है, जो मैंने आपको समझा दिया है। देखिए, पुणे तथा नागपुर पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में पवना विमुखी ढाल पर वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। इस क्षेत्र की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के कारण मानसूनी हवाएं इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में वर्षा क्या होती है, कम होती है। मुंबई है ये पवना विमुखी ढाल पर स्थित एक तटीय प्रदेश है, इसलिए मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। तो देखिए, किसी भी पर्वत, ये मैं आपको समझा चुका दोस्तों, दोबारा आपको नहीं समझाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए दोस्तों, मानसून का बिल्कुल पड़ता है भारतीय जलवायु पर प्रभाव। मानसून का, भूमध्य रेखा का बिल्कुल पड़ता है दोस्तों, भूमध्य रेखा का, हिंद महासागर के अस्तित्व का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर, अपने भारत की जलवायु पर। गल्फ स्ट्रीम धारा का दोस्तों कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भारत एक प्रायद्वीपीय हिंद महासागर में अवस्थित है और जिस पर मानसून और भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता है, जबकि गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह महासागरीय धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में बहती है। तो गल्फ स्ट्रीम धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। कश्मीर में लेह, मेघालय, कोरोमंडल तट या कोंकण तट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत में 50 सेमी कम वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर है। तो इसमें बी वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों राइट। कश्मीर में लेह है, ये दोस्तों 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं दोस्तों। ये क्षेत्र है जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात। नेक्स्ट है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये 15 जुलाई तक पूरे देश में क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। 1 जून के लगभग दोस्तों ये भारत में प्रवेश करता है। देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने 1 जून तक केरल तट पर तथा 10 से 15 जून तक मुंबई व कोलकाता पहुंच जाती है। इस प्रकार 15 जुलाई तक यह संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय हो जाती है। भारत में मानसूनी पवने सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 मई को पहुंचती है। तो भारत में मानसूनी पवने सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 मई को पहुंचते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखना।
नेक्स्ट है भारत में शरदकालीन वर्षा क्षेत्र है। तो देखिए पंजाब व तमिलनाडु क्षेत्र है, ये शरदकालीन वर्षा क्षेत्र है। देखिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत में शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर में उत्तरी पूर्वी मानसून यानी लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु तट वर्षा प्राप्त करता है, जो सागर तट से आंतरिक भागों की ओर घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिमी पंजाब व हरियाणा में भी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर में होती है, जहां से ये आर्द्रता ग्रहण करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक क्या होती है, लाभकारी होती है। तो ये दोस्तों 5 नंबर प्रश्न था। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न। निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो देखिए दोस्तों कौन सी हुई है, निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेगूर मिट्टियां। क्या हो जाएगा, रेगूर मिट्टियां। देखिए भारत में रेगूर मिट्टियों के निर्माण में बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, उष्णकटिबंधीय चेनोरजेम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन पठार के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में ये मिट्टियां पाई जाती है। तो रेगूर मिट्टी दोस्तों बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण इनका निर्माण हुआ है। इसे काली मिट्टी, कपासी मिट्टी और उष्णकटिबंधीय चेनोरजेम मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों। निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो रेगूर मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। ये दोस्तों भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाने वाला वन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में विस्तृत है। सागौन तथा साल वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तारित होने वाला वन है। तो पहला कौन सा हो गया, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। दूसरा कौन सा हो गया, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इन दोनों वनों को सम्मिलित रूप से मानसूनी वन कहा जाता है। तो ऐसे पूछ ले मानसूनी वन किन्हें कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। सागौन, साल इन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई से प्रारंभ होता है, जिसमें धान, ज्वार तथा बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है? तो वह है खरीफ की। देखिए वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। ये जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। कब काट ली जाती है? सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द और ये आती है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये साधारणतः लाल रंग की होती है। ये नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, या ए सी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। और सी क्या है दोस्तों इसका ऑप्शन? तो देख लीजिए, इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। देख लीजिए, लेटेराइट मिट्टी लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती है। यह मिट्टी लोहे एवं एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना, जैविक पदार्थों की कमी होती है। यह मिट्टी काजू एवं कसावा आदि फसलों के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। भारत में यह मिट्टी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम के पहाड़ी क्षेत्रों एवं मेघालय क्षेत्रों में पाई जाती है।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो अक्टूबर नवंबर में आते हैं दोस्तों। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क एवं मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले क्या है? चक्रवात है, जो प्राय लौटते हुए मानसून से अक्टूबर नवंबर के महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। इन चक्रवातों से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्य प्रभावित होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित होने वाले राज्य पूछ ले तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो 127 है दोस्तों। कितने? 127। और भारत को 15 वृहत कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है और 127 सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र है, एग्रो क्लाइमेट जोन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो अम्लीय मिट्टी है, ये चाय बागानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। देखिए, चाय एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके उत्पादन के लिए 20 से 35 डिग्री तापमान चाहिए। चाय के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। और इसकी कृषि के लिए गहरी सुप्रवाहित अम्लीय एवं उर्वर मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो अम्लीय एवं उर्वर मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें फास्फोरस, पोटास, लोहा ऐसे हुमस पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। दार्जिलिंग एवं नीलगिरी की पहाड़ियां अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। अब आपसे दोस्तों मैं एक प्रश्न छोड़ के जाता हूं कि जो नीलगिरी की पहाड़ियां है उसके किस साइड कॉफी होती है और किस साइड चाय होती है? ये आप मुझे बताओगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। देखिए दोस्तों, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को क्या कहा जाता है? जंगल की आग कहा जाता है। और इसका हिंदी नाम है दोस्तों प्लास। क्या है? प्लास। और दोस्तों इसका वैसे वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। देखिए, नामक वृक्ष के लाल रंग के आकर्षक फूलों के कारण इसे जंगल की आग कहा जाता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। प्लास के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, रोल क्या है? राल क्या है? तो देखिए, राल प्राप्त होता है तो चीड़ के वृक्ष से दोस्तों राल प्राप्त होता है। राल गोंद के समान हाइड्रोकार्बन युक्त एक द्रव्य है दोस्तों, जो वृक्षों की छाल एवं लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। गोंद जैसा ही है दोस्तों। अन्य वृक्षों की तुलना में चीड़ जैसे कोणधारी वृक्षों से राल अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। इसका प्रयोग गोंद, लकड़ी की रोगन, तारपीन का तेल, सुगंध एवं अगरबत्तियां बनाने के लिए किया जाता है। राल ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा है? तो दोस्तों जैसलमेर राजस्थान का जो भाग है वो भारत का सबसे शुष्क भाग है। भारत में देखिए दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर शुष्क क्षेत्र है, जहां 10 सेमी से कम वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, जहां मानसूनी पवनें नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट देखिए, तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है। तो स्थल समीर दोस्तों, स्थल समीर समुद्र समीर आपको पता होनी चाहिए। तटीय क्षेत्रों के निकट स्थल समीर के कारण रात के समय में क्या होता है? तापमान कम होता है। देखिए, स्थलीय समीर रात में उत्पन्न होती है। रात में जल की अपेक्षा स्थल शीघ्र ठंडा हो जाता है। दोस्तों रेत का एक सिस्टम होता है, जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म होती है। समुद्र का पानी है, धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो समुद्र के आसपास वाले जो क्षेत्र है उनमें तापमान क्या है दोस्तों? समान बना रहता है। जबकि जैसे ही अपन रेगिस्तान में जाएंगे, रेतीली मिट्टी में जाएंगे, वहाँ दिन में तो क्या होगा? तापमान बहुत ज़्यादा होगा, रात में ठंड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों रेत जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म होती है। तो ये चीज़ इसमें समझाया गया दोस्तों। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य के मोसिनराम नामक स्थान पर होती है। यह मेघालय के पूर्वी खासी जिले में स्थित है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 11,872 मिलीमीटर होती है। 11,872 मिलीमीटर होती है। तो देखिए दोस्तों, मोसिनराम खासी, पूर्वी खासी जिले में स्थित।
फिर है पौधे को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो चिकनी मिट्टी से होता है दोस्तों। पौधे को सबसे अधिक जल चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है क्योंकि इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस मिट्टी में होती है? तो चिकनी मिट्टी में होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? तो कपास या काली मिट्टी, इसको स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है दोस्तों। इस मिट्टी में क्या होता है दोस्तों, जब इस मिट्टी में मतलब काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी तथा सूखने पर दरार युक्त हो जाती है। जब दरारें सी पड़ जाती है दोस्तों तो ऐसे लगता है इसमें जुताई की हुई हो। तो इसलिए इस मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य है? तो देखिए दोस्तों, सत्य कथन कौन सा है? तो बी है, ये सत्य है। इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। नीचे देख लीजिए दोस्तों, इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं पूरा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से क्या होती है? अधिक होती है। और औसत वार्षिक वर्षा 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय वन सघन और विभिन्न सत्रों वाले होते हैं। चूंकि इन पेड़ों के पत्ते गिरने, फूल आने, फल लगने का समय अलग अलग है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी आदि हैं। दोस्तों ये आप ध्यान रखना, रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के प्रकार है। तो ये देखिए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी। तो ये था दोस्तों आज का चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कल अपन पढ़ेंगे दोस्तों लेसन 4 जीव मंडल।